नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। टीवी पर व सोशल मीडिया पर लगातार अनुमान दिखाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 55 सीटें कांग्रेस की आएंगी, कोई कह रहा है कि 45 सीटें भाजपा की आएंगी, लेकिन हम हरिभूमि टीम 90 रिपोर्टरों, 12 ब्यूरो प्रभारी, 2 सेफोलॉजिस्टों के साथ हर सीट के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस सीट पर क्या होने वाला है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बांगड़ और देशवाली बेल्ट में क्या होने वाला है। विशेषकर ये जिले रहेंगे रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद व कैथल। इन जिलों पर विधानसभा की जो सीटें हैं उसका हाल टू हाल हम सीट वाइज चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ सेफोलॉजिस्ट जोगेंद्र कथुरिया जी। कथुरिया जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। हम लोग पहले कैथल पे चर्चा करते हैं कि कैथल शहर में क्या होने वाला है। देखिए, मैं चर्चा से पहले एक चीज बता दूं जी। जो कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दारोमदार इन्हीं 2 बेल्ट्स पर जुड़ा हुआ है जी। क्योंकि जो देशवाली बेल्ट और बांगर बेल्ट, यह सभी सीटें जाट बाहुल्य हैं जी। केवल शहरी सीटों को छोड़ दें, जिसमें से एक रोहतक शहर को छोड़ दिया जाए, एक जहां पर जाट कम्युनिटी भले ही वोट्स तो हैं पर बाहुलता में नहीं है, इतना प्रभावी नहीं है। हाँ, एक यदि हम शहरी सीटों को, जैसे कैथल की सीट है, शहर पर है, सोनीपत शहर की सीट है, सोनीपत शहर की सीट है, वहाँ जाट मतदाता भले ही अच्छी खासी संख्या में हो परंतु बहुलता में नहीं है। परंतु इन 27 में से अधिकतर सीटों पर जाट बाहुल्य सीटें ही हैं। कैथल पर आते हैं, यहाँ पर दांव खेला कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला पर खेला और सामने भाजपा ने अपना जो प्रत्याशी है पुराना लीलाराम गुर्जर, क्योंकि उन्होंने पिछली बार रणदीप सिंह सुरजेवाला को एक मामूली अंतर से चुनाव हराया था। इस बार उनके प्रति एंटी इनकमेंसी थी, भाजपा सरकार के प्रति एंटी इनकमेंसी थी और नया चेहरा आदित्य सुरजेवाला जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे, मुझे लग रहा है कि आदित्य सुरजेवाला को एज रहने वाला है। पुंडरी, अगली सीट है पुंडरी। देखिए, पुंडरी एक विचित्र सीट है। पिछली 7 बार का जो चुनावी परिणाम है वो मुझे लगता है कि 8वीं बार भी निर्दलीय भी चुनाव जीतने में कामयाब ना हो जाएं। यहाँ पर कांग्रेस ने सुल्तान सिंह जंडोला को चुनाव मैदान में उतारा था। कांग्रेस से सतवीर भाना जो कि पिछले प्रत्याशी थे वो बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे थे। यहाँ पर भाजपा ने भी अपने जो सतपाल जाम्बा को चुनाव मैदान में उतारा। यहाँ पर दिनेश कौशिक ने बागी होकर चुनाव लड़ा और उधर से आम आदमी पार्टी के नरेंद्र शर्मा जो कि पिछली बार भी अच्छे खासे वोट्स लेने में कामयाब हुए थे, या कोई भी प्रत्याशी एक दूसरे से कम नहीं था। मुझे लग रहा है कि 8वीं बार यहाँ लगातार, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है 1996 से आज तक कोई भी किसी पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता है, निर्दलीय ही चुनाव जीतते हैं। ये मुझे लगता है कि आगे परंपरा चलने वाली है। परंपरा सतबीर भाना खासा प्रभावित दिखाई दे रहे हैं वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। अगली सीट है पुंडरी। सॉरी, नीलोखेड़ी सीट। नीलोखेड़ी सीट करनाल में आती है और जो नीलोखेड़ी रिजर्व सीट है, यहाँ पर भाजपा ने तो अपने पुराने प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी पर दांव खेला। जो कांग्रेस ने पिछली बार धर्मपाल गोंदर जो कि निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे, लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था, अब धर्मपाल गोंदर पर दांव खेला। देखिए, वहाँ मैंने पहले भी किसी वीडियो में जिक्र किया था, जो जाट मतदाताओं की संख्या बहुत कम है, परंतु जो वहाँ एंटी इनकमेंसी के कारण वहाँ कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिल रहा है। धर्मपाल गोंदर और भगवान दास कबीरपंथी में नज़दीकी मुकाबला है। जो एज है वो धर्मपाल गोंदर के पक्ष में दिखाई दे रहा है। गुल्हा, कैथल जिले की एक सीट हम लोग रह गई थी, गुल्हा, तो देवेंद्र हंस लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट से। देखिए, यहाँ कांग्रेस ने इस बार फ्रेश चेहरा उतारा था, अपने पुराने प्रत्याशी दिल्लू राम बाजीगर को दरकिनार कर दिया था। यहाँ देवेंद्र हंस पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इन्होंने अच्छे खासे वोट्स प्राप्त किए थे, शायद ये जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे। तो कांग्रेस ने देवेंद्र हंस पर दांव खेला है। मुझे लगता है जो गोला की जो सीट है वहाँ एंटी भाजपा वोट बहुत ज़्यादा है और वो कंसोलिडेट होकर यहाँ पर देवेंद्र हंस के पक्ष में आया है। कांग्रेस से चुनाव लड़ने का उन्हें फायदा मिल रहा है। देवेंद्र हंस कुलवंत बाजीगर पर भारी दिखाई दे रहे हैं। कलायत पूरी तरह रूरल सीट है। कलायत देखिए, यहाँ पर लगभग 90,000 के करीब जाट मतदाता हैं
जी और यहाँ पर जो लगभग सभी पार्टियों से कमलेश ढांडा, अनुराग ढांडा, जी, इधर से विकास साण और एक इंडिपेंडेंट इन लोग अनिता रामपाल ढोल माजरा भी हैं। और रामपाल माजरा, प्रदेश यहाँ अध्यक्ष हैं इन लोग। बहुकोणीय मुकाबला दिखाई दिया। पर अंत में आकर जो फाइट मुझे दिखाई दे रही है वो रामपाल माजरा और विकास साहन में दिखाई दे रही है। यहाँ पर एज विकास साहन को, क्योंकि इनके पिताजी पूर्व में भी यहाँ से विधायक बने, इलेक्शन लड़ने का बड़ा तजुर्बा भी है उनको, और वर्तमान में हिसार से सांसद भी हैं। अगली सीट पे चर्चा करते हैं करनाल। हो गया। हाँ, करनाल जींद जिले की सीटों पे जी जी जी, क्योंकि बांगर बेल्ट में कैथल के बाद अगर दूसरा जिला आता है तो जींद आता है। तो जींद शहर पे डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा एक बार फिर मैदान में है। देखिए, कृष्ण मिड्ढा, ये मिड्ढा परिवार का 5वां चुनाव था जी। 2 बार यहाँ से हरिचंद मिड्ढा 2009 और 14 में विधायक बने, फिर 2018 में उनका स्वर्गवास हुआ, उनके बेटे तो वहाँ पर उपचुनाव हुआ। इनेलो छोड़ के भाजपा में शामिल हुए कृष्ण मिड्ढा, उपचुनाव जीते, फिर 2019 का विधानसभा चुनाव भी जीते। ये कृष्ण मिड्ढा का तीसरा, वो हैट्रिक बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं, एंटी इनकमेंसी तो बहुत थी, परंतु जो यहाँ पर भाजपा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्राह्मण वोट था, ओबीसी वोट था, अच्छा खासा वोट लेने में कामयाब हुई। शहर में पंजाबी और सैनी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना, प्लस ब्राह्मण। यहाँ पर जो महावीर गुप्ता के पास केवल बनिया और जाट मतदाताओं पर ही इनकी जो ताकत लगी हुई थी, यहाँ मुकाबला अच्छा खासा रहने वाला है। एज आज भी कृष्ण मिड्ढा की फेवर में ही है। अगली सीट है जुलाना। जुलाना बड़ी फेमस सीट हो गई है, वो सीटें मिलने जा रही हैं, विनेश मैदान में हैं। पूरी ताकत भाजपा ने विनेश फोगाट को हराने के लिए लगाई जी। सुरेंद्र लाठर बागी होकर आईएनएलडी से चुनाव लड़े जी। जिसका भाजपा को फायदा भी हुआ। कैप्टन योगेश बैरागी अब दूसरे और पहले की लड़ाई लड़ रहे हैं, या सुरेंद्र लाठर मुझे लग रहा है 15,000 वोटों तक सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वर्तमान के विधायक थे अमरजीत ढांडा, वो 5,000 भी वोट नहीं ले पा रहे। इन दोनों की जमानत जब्त होगी। जो मुकाबला है वो विनेश फोगाट और कैप्टन योगेश बैरागी का है। मुझे लगता है अल्टीमेटली विनेश फोगाट ये चुनाव जीत रही है। लगभग 85,000 के करीब यहाँ जाट मतदाता हैं, वो मैक्सिमम कंसोलिडेट होकर यहाँ विनेश के पक्ष में खड़े हैं। उचाना कला वीरेंद्र सिंह के बेटे चुनाव मैदान में मुझे लगता है वीरेंद्र सिंह अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो जाएंगे इस बार। जो एक डायलॉग चला हरियाणा में भूंडी बनेगी, सच्चाई में भूंडी बनेगी, और मुझे लगता है कि जमानत बचाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ दुष्यंत चौटाला को, और मुझे जमानत भी बचती हुई नहीं दिखाई दे रही। यहाँ ब्रिजेंद्र सिंह, जो उनका फैसला लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में शामिल होने का था, मुझे लगता है अब सही साबित हो रहा है और वो विधायक बनने में कामयाब हो जाएंगे। नरवाना अगली सीट है। कृष्ण बेदी को भेजा गया था नरवाना से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने। देखिए, भाजपा ने अपनी ओर से पूरा सही जाल बुना था। रामनिवास सुरजाखेड़ा का इस्तेमाल किया, उन्हें भाजपा में शामिल करवाया, उन्हें अंतिम समय पर टिकट नहीं दी गई, और यहाँ पर कृष्ण बेदी को लाए जो कि मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं। मुझे लगता है कि वो चुनाव में भी तीसरे स्थान पर लूज कर रहे हैं वो, तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। यहाँ आईएनएलडी और कांग्रेस की टक्कर थी। मुझे लगता है कि जो अंतिम समय में जो एज मिला है वो आईएनएलडी को ही मिला है। आईएनएलडी ये सीट जीत सकती है। ये हम लोग जो सीटें काउंट कर रहे हैं उसमें पहली सीट आईएनएलडी के हिस्से में आती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगली सीट हम चर्चा कर सकते हैं सफीदों की। सफीदों सीट जो है, यहाँ बहुकोणीय मुकाबला था और इसी का फायदा मिला है सुभाष देशवाल को। जो उनका वोट था वो फिक्स था। वो पिल्लू खेड़ा ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और पिल्लू खेड़ा ब्लॉक के जो 22 गांव हैं वहाँ का वोट कंसोलिडेट होकर सुभाष देशवाल की फेवर में गया है। और जो 35 गांव हैं सफीदो ब्लॉक के, वहाँ के वोटों का बंटवारा हुआ है। और एक बाहरी का टैग था यहाँ पर दादा रामकुमार गौतम पर, परंतु उन्होंने चुनाव अच्छे से लड़ा है। मुझे लगता है कि फाइट तो अल्टीमेटली फाइट में आ गए थे दादा रामकुमार गौतम, पर पहला चुनाव एक बार
कभी पुराने बहुत समय पहले हम लड़े थे। में चुनाव लड़े थे। आज परिस्थितियां बदल चुकी थी, उस तरह की परिस्थितियां नहीं थी। जी तो मुझे लगता है कि यहाँ दादा राम कुमार गौतम ये चुनाव नहीं जीत पा रहे, यहाँ सुभाष देशवाल ये अपना चुनाव जीतने में कामयाब होंगे। अब हम लोग ना गढ़ में आ रहे हैं, जिसे हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। तो रोहतक सबसे पहले उनकी जो घर की सीट है उस पर चर्चा कर लें। मनीष ग्रोवर भी मतलब फिर आमने सामने है। देखिए, यहाँ पर जो चुनाव को भाजपा ने मतलब जातिगत रंग देने का पूरा प्रयास किया, जी जो फील्ड में पंजाबी वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, ग्राउंड पर मतलब डर का माहौल पैदा किया गया जी कि आपके साथ क्या हो जाएगा यदि यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस का विधायक बनता है। तो उस डर के माहौल में पंजाबी वोटर्स का ध्रुवीकरण हुआ भी। जी बहुत बड़े हिस्से में पंजाबी वोटर्स भाजपा की तरफ आए और धन बल का भी पूरी तरह से मनीष ग्रोवर ने प्रयोग किया। जब शुरुआत में चुनाव चला था तो लगभग 15,000 वोट्स की लीड थी। एक तो जो रोहतक शहर में वोटिंग पैटर्न है वो 60% की बहुत स्लो हो रहा। बहुत ही कम रहता है और यहाँ 1,20,000 के करीब भी वोट पोल नहीं हुए, लगभग 1,18,000 के करीब। मुझे लग रहा है कि 8,000 में बाकी सभी प्रत्याशी 1,10,000 दो प्रत्याशियों में बंटने वाला है। और ये वोट्स आपको, जो मेरा पर्सनल आकलन है कि दोनों प्रत्याशी 48,000 प्लस क्रॉस करेंगे, ठीक है। और जो मार्जिन है वो अंडर 8,000 रहने वाला है। एज आज भी भागभूषण बत्रा के प्रति है, क्योंकि जितना वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहता रोहतक शहर में, यदि 65% वोट्स पोल हो जाते तो यहाँ भागभूषण बत्रा ये चुनाव लूज कर जाते। क्योंकि जो कांग्रेस जो भाजपा का कोर वोट है वो वही कम वोटिंग हुई है असल में। बिल्कुल। जो अगर आप बाहरी क्षेत्र में देखेंगे रोहतक में तो वहाँ वोटिंग ज़्यादा है, और जो शहर का एरिया है वहाँ वोटिंग बहुत कम हुई है। तो यही कारण है वैसे। और जो पंजाबी वोट लग रहा था कि एक वन साइडेड होकर 70-75% तक मनीष ग्रोवर के फेवर में जा सकता है, वो 65 और 60% के बीच में रुक गया है। इसी कारण बीबी बत्रा ये चुनाव निकालने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट है महम की। एक कबड्डी प्लेयर को उतारा था सुरेंद्र निवास, दीपक निवास हुड्डा को भाजपा ने, और पुराने खिलाड़ी हैं वहाँ पे आनंद सिंह दांगी, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाया कांग्रेस का। बलराज कुंडू निर्दलीय एक बार फिर मैदान में। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप राधा एलावत को दरकिनार नहीं कर सकते जी। वो राधा एलावत भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रही थी जी। 2009 में उनके पति शमशेर खरगड़ा ने चुनाव लड़ा, 41,000 के करीब वोट्स लिए। 2014 में फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और भाजपा से चुनाव लड़ा, तो भी अच्छे खासे वोट 35,000 प्लस वोट लिए। फिर 2019 में फिर उन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा, लगभग 36,000 के करीब वोट्स लिए। तो इसलिए मजबूत चेहरा थे यहाँ पर शमशेर खरगड़ा, लगातार पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। 15 सालों से मैं देख रहा हूँ, और पिछले 4-5 वर्षों से राधा एलावत ने जो महिलाओं में अपनी पैठ बनाई और उसका जो सीधा खामियाजा बलराज कुंडू को हुआ। यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी जमानत बचाना तो दूर, सम्मानजनक वोट्स भी प्राप्त नहीं कर रहे। उनका मैक्सिमम वोट कुछ बलराज कुंडू की तरफ, कुछ कांग्रेस की तरफ, कुछ बिखर गया, भाजपा का पूरा वोट बैंक ही बिखर गया। कुछ राधा एलावत की तरफ ट्रांसफर हुआ, वो भी कंसोलिडेट होकर किसी की तरफ नहीं जा पाया। कुछ वोट तो राधा एलावत ले गई, जैसे कि वो जितने भी मंडल अध्यक्ष थे, महम नगर पालिका के जो चेयरमैन थे, सभी ने इस्तीफा देकर राधा एलावत का साथ दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ बलराज कुंडू, राधा एलावत और बलराम दांगी में अच्छा मुकाबला हुआ। एक विशेष जो बात थी, बलराम दांगी किसी भी गांव में मुझे तीसरे स्थान पर नहीं दिखाई दे रहे, वो पहले और दूसरे स्थान पर थे। उनका जो अपना वोट बैंक है वो फिक्स है, प्लस उन्होंने कुछ इंक्रीज भी किया है। देखिए, यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट का जो फायदा है, यदि राधा एलावत इस बार चुनाव मैदान में नहीं होती तो जो उनके विरोध का वोट एकत्रित होकर बलराज कुंडू की तरफ जा सकता था। यहाँ दो मजबूत
तरीके से चुनाव, 2 प्रत्याशी आने से बलराम दांगी को फायदा मिल सकता है। बाकी यहाँ पर जब तक कि रिजल्ट नहीं आता 10 राउंड से ऊपर काउंटिंग नहीं चली जाएगी, 11वें 12वें 13वें राउंड में तस्वीर साफ होगी। यहाँ शुरुआत से लास्ट तक सस्पेंस बना ही रहेगा। अगली सीट पर चर्चा करते हैं कलानौर की। कलानौर में नया चेहरा उतारा भाजपा ने। रेणु नगर परिषद की अध्यक्ष थी यहाँ पे, वो मेयर रही हैं मेयर रही। कांग्रेस की ही, परंतु जो नहीं, मेयर नहीं थी तब तक तो नगर परिषद ही थी, नगर परिषद की नहीं, अध्यक्ष थी। पहली मेयर पहली मेयर नगर निगम में नगर 2013 में वही बनी थी। जी। और मैम रेणु डाबला के बारे में बता दूं, वो धानक समाज से ही बिलोंग करती हैं, जिससे कांग्रेस की प्रत्याशी शकुंतला खटक बिलोंग करती हैं। जी। उन्होंने धानक समाज के वोटों को अच्छा खासा बांटने में सफल रही। जो भाजपा की रणनीति थी, जो धानक समाज का वोट कंसोलिडेट होकर शकुंतला खटक के फेवर में जाता था, उस वोट को बांटने में कामयाब हुई हैं। रेणु डाबला एक महिला चेहरा थी, पूर्व में मेयर रह चुकी हैं। इनके ससुर जी पिछली बार भी पार्षद का चुनाव लड़े थे, भले ही लिटिल बिट मार्जिन से हार गए हों, परंतु अपने क्षेत्र में एक अच्छी पैठ थी। फिर जो पंजाबी बेल्ट के गांव थे, चाहे वो कलानौर, कानौर, आंवल, निगाना, लाली, सैंपल, सभी में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ब्राह्मण बाहुल्य गांवों में भी, चाहे वो ककराना, प्रहावर, ठीक है, संगाहेड़ा, इस तरह के गांवों में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इसलिए वो मुकाबले में बनी। जो शुरुआती बढ़त लग रही थी कि शकुंतला खटक 20,000 प्लस जीत जाएंगे, जीत भले ही जाए पर मार्जिन इतना नहीं रहने वाला, मार्जिन बहुत कम रहने वाला। लेकिन फिर भी एज शकुंतला खटक को, एज शकुंतला खटक को, जो जाट बाहुल्य गांव है, चाहे वो करोथा है, चाहे वो बलियाना है, चाहे वो खेड़ी साध है, चाहे वो सुनारिया है, इनके वोट्स के दम पर ही शकुंतला खटक अपना चुनाव निकालने में कामयाब हुआ। अगली सीट है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ भी हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन दरकता नजर आ रहा है। हुड्डा के ही बागी वहाँ खेल बिगाड़े हुए हैं। जहाँ राजेश जून 2014 में जब चुनाव लड़े थे तो भाजपा को उसका निर्दलीय फायदा हुआ था। वो 28,000 के करीब वोट्स लेने में कामयाब हुआ। नरेश कौशिक विधायक बन गए थे। पर 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें मनाने में कामयाब हो गए थे। 2024 में वो टिकट के प्रबल दावेदार थे। सीटिंग एटिंग का फार्मूला चला और राजेंद्र सिंह जून की ऊपर केंद्र में बहुत मजबूत पकड़ है, वो वहाँ से अपनी टिकट एडजस्ट करने में कामयाब हो गए। तो इसलिए राजेंद्र सिंह जून के प्रति जो एंटी इनकमेंसी थी, उसका फायदा भाजपा को नाम मिलकर राजेश जून को मिला। राजेश जून, मुझे लगता है कि ये चुनाव जीत सकते हैं। एज राजेश जून को है, फाइट में राजेंद्र जून भी बने हुए। लेकिन इस चुनाव में एक खास बात और देखिए, नभे सिंह राठी की पत्नी है शीला नभे सिंह राठी, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से चुनाव लड़ा है। वहाँ पे अच्छे खासे वोट ले रही हैं, पर जमानत बचाने के लाले। जी। अगली सीट है हमारी बादली। बादली में ओम प्रकाश धनखड़ और कुलदीप वत्स फिर आमने सामने हैं। देखिए, कुलदीप वत्स अच्छे तरीके से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार अच्छे मार्जिन से उन्होंने जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय एससी ओम प्रकाश धनखड़ को हरा दिया था, और उस समय तो ओम प्रकाश धनखड़ मंत्री भी होते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी कुलदीप वत्स को एज था, परंतु जो नुकसान पहुंचा, जितने ठेकेदार जिसने कि निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, वो जितना भी वोट ज़्यादा ले रहे हैं, वो कुलदीप वत्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कितना नुकसान पहुंचाया वो चुनाव परिणाम बताएगा, परंतु खेल जरूर हुआ बादली में। झज्जर कप्तान बिरधान को टिकट दिया था। कप्तान बिरधाना एक अच्छे प्रत्याशी साबित हुए। मैं आपको एक बता रहा हूँ जी, रोहतक, झज्जर, सोनीपत को भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सेफ मानकर चल रही थी, परंतु जब जो भाजपा की रणनीति रही, यहाँ जो सीट नहीं जीत सकते थे उन्होंने डिसाइड कर लिया वहाँ इंडिपेंडेंट को खड़ा करवा फाइट में आए। इस तरह की रणनीति, और जहाँ जीत सकते थे वहाँ अपना पूरा ताकतवर प्रत्याशी उतारा। कप्तान सिंह बिरधाना ने अच्छा चुनाव लड़ा है। बड़ा चेहरा थी गीता बुक्कल, लगातार 3 बार से यहाँ चुनाव जीतती आई हैं। उससे पहले वो शायद कलायत से शिक्षा मंत्री रही हुड्डा की सरकार में। तो मुझे लग रहा है बड़ा चेहरा थी यहाँ गीता बुक्कल, इसलिए अपना चुनाव मैंने, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की साख दांव पर थी झज्जर में। और जो जातिगत समीकरण है जो गांवों में, वो भी उनके पक्ष में है, उनके पक्ष में जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि एज गीता बुक्कल को है। बाकी जो तारीफ करनी पड़ेगी, अच्छा चुनाव उन्होंने जो विरोध हुआ उससे भी बड़े शानदार तरीके से निपटा उन्होंने। वो उनके बड़े वीडियो वायरल हुए, वो पानी में चलते हुए नजर आ रहे थे। तो अगली सीट है बेरी की।
देखिए, रघुवीर सिंह कादियान मुझे लगता है कि 1987 के बाद एक ही बार चुनाव हारे हों, जी लगातार विधायक बनते आए हैं, इस बार भी उन्हीं के विधायक चुने जाने की संभावना ज़्यादा है। भाजपा ने यहाँ संजय कबलाना पर दांव खेला। मुझे लगता है कि संजय कबलाना असल में बादली से चुनाव लड़े थे पहले। हाँ, लड़ना भी बादली से ही चाहते थे, परंतु जो ओम प्रकाश धनखड़ की मैनेजमेंट में उन्हें यहाँ पर टिकट दी गई, इसलिए उन्हें यहाँ पर फंसाया गया। फायदा मिला रघुवीर सिंह कादियान को। अगली सीट है सोनीपत जिले की गन्नौर। इसे भी हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। 14 सीटें हैं रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिले में। तो गन्नौर में क्या कहते हैं? जो देशवाई बेल्ट है, इस बार मुझे लगता है कि सोनीपत जिला अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ नहीं रहा। हुड्डा के उसमें सरकता दिखाई दे रहा है जी। गन्नौर में हालत पतली है। यहाँ पर कुलदीप शर्मा की, हालांकि लास्ट में आकर वो फाइट में जरूर आ गए, परंतु देवेंद्र कादियान के चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा। निर्दलीय है देवेंद्र कादियान ने, मन्नत होटल वाले। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। उनके 12 के करीब ढाबे हैं हाईवे पे, बहुत इनकी रेस्टोरेंट्स की चैन चलाते हैं जी। पहले मुझे याद आ रहा है यूथ कांग्रेस में थे और 2018 में वो भाजपा ज्वाइन, 2019 में भी टिकट के दावेदार थे, परंतु इन्हें मना लिया था जब निर्मल चौधरी को टिकट मिली, तो मनोहर लाल खट्टर इन्हें मनाने में कामयाब हुए थे। अगली सीट है राई की। कृष्णा गहलावत चुनाव लड़ रही हैं। बड़ा चेहरा है, पूंजीपति हैं, धनाडी हैं जी, और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार भी हैं। पैसा भी बहाया और मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपना चुनाव अच्छे से लड़ा है जी। यहाँ वो जाट वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाई, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एज कृष्णा गहलोत की फेवर में है। यहाँ जय भगवान अंतिल मुझे लगता है कि लूज कर सकते हैं ये चुनाव। बाकी चुनाव जय भगवान अंतिल ने बहुत अच्छा, मुझे जहाँ तक वहाँ मेरे भी साथी हैं राई में, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बहुत सारी जमीन बेच दी। अच्छा। थोड़ा लिटिल बिट इस चीज की सिंपैथी हुई कि इसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ, काफी समय से वो वहां पर पैसा। आखिर के 3 दिनों में उन्होंने इलेक्शन को बड़े शानदार तरीके से मैनेज किया और वो जीत भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना प्रवासी वोटर्स का बड़ा प्रभाव है। 30,000 के करीब प्रवासी वोटर्स है। उन वोटर्स को कौन मैनेज करने में कामयाब रहा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जो अभी लोकसभा चुनाव में भी प्रवासी वोटर्स ने बहुत अहम रोल निभाया था। यहाँ लिटिल बिट मार्जिन से भाजपा आगे रही थी, इसलिए मुझे राई की सीट पर प्रवासी वोटर्स डिसाइडिंग है। वहाँ किसका कितना दम चला, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगली सीट है खरखौदा की। पवन एक बार फिर मैदान में है। देखिए यहाँ शुरुआती बढ़त पवन खरखौदा की झोली में थी। एंटी इनकमेंसी जयवीर वाल्मीकि के मतलब भारी पड़ रही थी। फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ससुराल होने का और जाट बाहुल्य क्षेत्र होने का फायदा मिला यहाँ जयवीर वाल्मीकि को। मुझे लगता है कि अपना चुनाव आसानी से जीतने में कामयाब होंगे जयवीर वाल्मीकि। सोनीपत में गुरुतेला सामने है, निखिल मदान है सुरेंद्र पवार के साथ। देखिए निखिल मदान को शुरुआती बढ़त थी, जब से सुरेंद्र पवार बाहर आए उन्होंने अपना चुनाव उठाया। बराबरी का चुनाव है, एज निखिल मदान को ही रहेगा जी जी। गोहाना में अरविंद शर्मा की साख दांव पर लगी है। देखिए शुरुआत में जब इनकी टिकट की चर्चा चली, इनका विरोध बहुत था, परंतु अंतिम समय में इन्होंने अपना चुनाव अच्छे से मैनेज किया। चुनाव लड़ने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। 1996 में पहली बार ये सोनीपत से ही निर्दलीय सांसद चुने गए थे, तब इन्होंने अपार धन लगाया था और वही परंपरा 1996 से अब तक कंटिन्यू। ये जब भी चुनाव लड़ते हैं अपार धन का प्रयोग करके, हाँ चुनाव, और इनकी एक टीम है, चाहे वो करनाल से चुनाव लड़े हों, चाहे वो रोहतक से चुनाव लड़े हों, अब गोहाना से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो टीम इनके साथ रहती है जो इनका चुनाव मैनेज करती है। और यहाँ पर आकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, उस चीज़ को भी भुनाया। देखो मैं सोनीपत से गोहाना में रैली शिफ्ट करवाने में कामयाब रहा, तो एज है अरविंद शर्मा को। परंतु जिस प्रकार पिछली बार जो यहाँ पर 94,000 के करीब जाट मतदाता हैं, यदि वो कंसोलिडेट हुए और नहीं बटे होंगे, देखिए अभी तक तो लग रहा है कि हर्ष शिकारा भी वोट्स ले रहे हैं और राजवीर दहिया भी वोट्स ले रहे हैं। अंदर उनकी पीपीओ में कितना वोट निकलता है, यदि जाट वोट्स, जो मुझे लग रहा है कि लगभग 69,000 के करीब पोलिंग है, ये दोनों प्रत्याशी जो राजवीर दहिया और यहाँ पर दूसरे प्रत्याशी हर्ष शिकारा 9,000 के बीच में यदि सिमट गए, तो यहाँ पर
जगबीर मलिक एक बार फिर चौंका सकते हैं एक बार फिर। अदरवाइज जो एज है वो अरविंद शर्मा की झोली में। अगली सीट रह गई है बड़ौदा, इंदुराज नरवाल। यहाँ पर शुरुआती बढ़त, जब तक प्रत्याशी नहीं आए थे सभी कहते थे कांग्रेस ये सीट 30,000 वोटों से जीत जाएगी। जी। जब कपूर नरवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया तो लोग कह रहे थे कि जीतेगा, पर अब 30 से नहीं जीतेगा, 15 से जीतेगा। अब जब चुनाव हो गया है, अब लोग कह रहे हैं जीत जाएगा, परंतु जो मार्जिन है वो बहुत कम रहने वाला है। पर मैं ये कह रहा हूँ यदि यहाँ कपूर नरवाल चुनाव जीत जाए तो चौंकना मत, क्योंकि जो एक अंडर करंट वोट पड़ा है, भाजपा ने अपना बहुत मैक्सिमम वोट कपूर नरवाल की तरफ शिफ्ट कर दिया। और मुझे प्रदीप सांगवान यदि 15,000 प्लस वोट ले गए तो यहाँ पर इंदुराज भालो जीत जाएंगे। यदि प्रदीप नरवाल जो प्रदीप सांगवान है वो 10,000 तक सिमट गए तो यहाँ कपूर नरवाल चुनाव में बाजी मार सकते हैं, चौंका सकते हैं। यह था जींद, कैथल, सोनीपत, झज्जर और रोहतक सीटों का हाल। यहां देखा हम लोगों ने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में तो अपना गढ़ बचाने में लगभग कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन सोनीपत उनके हाथ से छिटक चुका है। सोनीपत की अधिकतर सीटें फंसी हुई हैं या फिर विरोधियों के पास जा रही हैं। अगले एपिसोड में अन्य सीटों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।